नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 25 जुलाई और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल जो है वो आसियान से रिलेटेड है। तो देख लीजिए, अभी जो है 56वीं फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है वो आसियान की संपन्न हुई इंडोनेशिया के जकार्ता में। जैसे G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो इस समय आसियान की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडोनेशिया के पास में है। तो अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड मीटिंग थी वो संपन्न हुई, और इसके अलावा इस मीटिंग के बाद और भी जो साइडलाइंस में मीटिंग होती हैं, किन्हीं दो देशों के नेता मिल लिए, तो इस तरीके की मीटिंग्स जो है वो अभी संपन्न हुई मिड जुलाई 2023 में। तो इसको लेकर के ऑथर ने लिखा है कि ये मीटिंग्स जो हुई हैं ये एज ए बेस्ट बैरोमीटर है, ये चेक करने के लिए कि जो रीजन है, रीजन कौन सा, जैसे साउथ ईस्ट एशिया का रीजन आप समझ रहे होंगे, ये जो है साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक सी, इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट है काफ़ी, है ना। तो इस रीजन में जो लेटेस्ट डायनामिक्स है वो किस तरह की चल रही है। कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर मींस जो एक बातचीत का माहौल, डायलॉग फोरम और जो प्रोग्राम्स वगैरह चला रखे हैं आसियान ने, तो ये एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहे हैं। किनके लिए? जो बड़े प्लेयर्स भी हैं दुनिया के, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, इंडिया है, जापान है, रशिया है, तो ये देश भी जो है इस प्लेटफॉर्म पे आकर के बातचीत करते हैं। और आप देख रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन और साउथ चाइना सी इस समय दुनिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में कहते हैं कि आसियान जो है वो एक तरीके से अगर ईस्ट अफ्रीका से लेकर के साउथ पैसिफिक तक का जो एरिया है उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्टेशन का मंच है देशों के लिए। स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्टेशन का मतलब ये है कि जो रणनीतिक प्रतियोगिता सी एक चल रही है कि कौन जो है अपने फेवर में इस एरिया के से रिलेटेड डिसीजंस जो है वो अपने फेवर में कर लेगा। उसके बाद कहते हैं कि अगर जो बहुत सारे आउटकम्स निकल के आए हैं उनकी हम बात करें, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है, इससे निकलने वाला जो ज्वाइंट कम्युनिक है, कम्युनिक का मतलब होता है जो आदेश या परिपत्र हैं, तो ज्वाइंट कम्युनिक है, ये जो है ये बताता है आसियान के जो ब्रेव अटेम्प्ट्स हैं उनको दिखाता है ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस की ओर बढ़ने के। मीन्स अपने आप को लगातार जो है बदलती दुनिया के हिसाब से बदलने की उसके जो ब्रेव अटेम्प्ट्स हैं उनको बताता है जो जॉइंट कम्युनिक है। और बताता क्या है और प्रेजेंट डिकेड में क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं उनके बाद आप देख लीजिए कि जैसे कोविड-19 का इम्पैक्ट रहा, कोविड-19 पेंडेमिक का, इकोनॉमिक स्लो डाउन रहा, यूक्रेन वॉर इस समय चल रहा है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी बात यूएस और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर जैसे चलता था यूएसएसआर और यूएस के बीच में, तो उस तरह की स्थिति वर्तमान समय में यूएस और चाइना के बीच में है। तो इस तरह की स्थिति, ये सारी स्थितियां होने के बावजूद जो आसियान है उसने जिस तरीके का ज्वाइंट कम्युनिक निकाला है या जिस तरह के स्टेप लेने की कोशिश की है, तो कहते हैं कि ये जो है ये ब्रेव अटेम्प्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि इंडोनेशिया के पास अध्यक्षता है, तो आसियान का जो ज्वाइंट कम्युनिक है उसको एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ का नाम दे करके जो है पब्लिश दिया। और कहते हैं कि ये जो विज़न है इसमें 3 इंटर रिलेटेड डायमेंशंस को इंक्लूड किया है, जिसमें से पहली है पॉलिटिकल कम्युनिटी, जो इस बात का दावा करती है कि जो रीजनल पीस है इसको बना के रखेंगे, और इस रीजनल पीस के साथ साथ इस रीजन को डेमोक्रेटिक और हारमोनियस भी बना करके रखेंगे। दूसरा इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो 3 डायमेंशंस है ना, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी, दूसरी इकोनॉमिक कम्युनिटी और तीसरी सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। तो पॉलिटिकल कम्युनिटी का काम रीजनल पीस बना के रखना और डेमोक्रेटिक और हारमोनियस माहौल बना रहे वहाँ पे। ये इकोनॉमिक कम्युनिटी का काम क्या है? फोकस्ड ऑन अचीविंग ए वेल इंटीग्रेटेड एंड कनेक्टेड रीजनल इकोनॉमी विद इन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है मतलब कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है पूरे रीजन का उसको जो है बेटर डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, और जो सोशल कल्चरल कम्युनिटी के तौर पे काम करेंगे, तो उसमें क्या है कि जो आसियान देश हैं उनके बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उस क्षेत्र में होता रहे, इसको इंश्योर करेंगे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा इंक्रीज होती रहे। उसके बाद कहते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं रेतनो मारसुदी, तो इन्होंने जो है बोलते बोलते बोला कि आसियान जो है वो कैपेबल है रीजनल और ग्लोबल डायनामिक्स को मैनेज करने के लिए। मींस आसियान जो है एक बड़ा मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसकी ये जो भूमिका है ये 2 चीज़ों पर मुख्यतः निर्भर करती है। पहला कि जो सारे देश हैं वो आसियान चार्टर के अकॉर्डिंग व्यवहार करें, और दूसरा कि आसियान जो है हमेशा ड्राइवर की सीट पे बैठा रहे, मतलब नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाए रीजन में। ऑथर आगे कहते हैं कि आसियान
कि मतलब ये जो विदेश मंत्री ने बोला है, ये बातें तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन इंटरनल डिफरेंसेस जिस तरह के हैं आसियान के, लगता नहीं कि इस तरीके की चीज़ें आसियान कभी अचीव कर पाएगा। इंटरनल डिफरेंसेस की बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि आप म्यांमार को देखिए, कि म्यांमार जो है यूएस और चाइना के संबंध, मतलब यूएस और चाइना के बीच में जो संबंध है इस समय तनावपूर्ण, उन संबंधों के बीच में आसियान के ये लक्ष्य कैसे पूरे होंगे। जो म्यांमार की स्थिति आप जानते होंगे, जैसे थाईलैंड में जो है कूप हो जाता है वहाँ, तो 1932 से कई बार 20 बार तो संविधान लिखा गया है। तो ऐसे ही जो म्यांमार की भी कंडीशन आप जानते हैं, म्यांमार में भी जो है कभी न कभी सैन्य तख्ता पलट वगैरह होते रहते हैं, तो म्यांमार जो है वो भी वल्नरेबल कंडीशन में है। यूएस और चाइना की बात करें तो उनके रीजन, आसियान जो है रीजन की स्टेबिलिटी को लेकर के बात कर रहा है, लेकिन जो दो बड़े प्लेयर हैं वो दोनों बड़े प्लेयर के बीच में संबंध जो है वो तनावपूर्ण है। फिर उसके बाद चाइना, हालांकि जो लाओस है, कंबोडिया है, म्यांमार है, इनके साथ में चाइना के संबंध बेहतर हैं। और दूसरी तरफ लेकिन जो फिलीपींस है, फिलीपींस साउथ चाइना सी को लेकर के जो है विवादित स्थिति में है, और इसकी जो है मतलब कहते हैं कि इसने जो अपना दावा जताया है वो दावा काफ़ी देर से जताया। फिर उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड जो बचते हैं, तो कहते हैं इनका भी जो है चाइना की तरफ अपना झुकाव है। मतलब कुल मिला के ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आसियान बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है कि हमें इंडो पैसिफिक रीजन जो है, उस इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ चाइना सी के रीजन में स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूसिव वे में चलाएंगे, लेकिन सबकी स्थिति जो है कुछ और ही है। म्यांमार जो है वो पूरी तरीके से इनस्टेबल है, बाकी के प्लेयर्स जो हैं वो एक तरीके से चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। जो ये तीन जिनका लाओस, कंबोडिया, म्यांमार की बात की, उसके बाद जो सेंट्रल प्लेयर हैं इसके मीन्स जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये लोग भी जो है पूरी तरीके से चाइना के फेवर में ही रहते हैं। और इसी वजह से जो है ये कभी साउथ चाइना सी में जो चाइना की पॉलिसी उसके खिलाफ कभी आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। दूसरा ये कि आसियान ने एक रेजोल्यूशन ले रखा है कि हम लोग बहुत जल्दी एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको अडॉप्ट करेंगे साउथ चाइना सी को लेकर के, लेकिन कोई भी जो है इन देशों में से जो बड़ी इकोनॉमीज़ भी हैं आसियान के अंदर, कभी आवाज़ नहीं उठाता इस बात को लेकर के कि साउथ चाइना सी को लेकर के जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाने की बात की थी उसके बारे में हम लोग अभी क्या बात करेंगे। और ऑथर कहते हैं कि इस बार भी जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, इसमें भी इस बारे में कोई बातचीत नहीं की गई कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कब बनाई जाएगी या कब तक बनेगी, इसकी टाइमलाइन के बारे में भी कहीं कोई जिक्र नहीं आता है। उसके बाद कहते हैं कि आसियान जो है यूएस और चाइना के बीच में जो डिस्टरबेंस है वो उसको भी बड़ी मतलब हेल्पलेसली जो है देखता रहता है, उसमें भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। चाइना कहता है कि यूएस जो है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों के ख़राब होने के लिए, क्योंकि हमारा जो पीसफुल राइज है, इस पीसफुल राइज को यूएस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरी तरफ जो यूएस है वो ये कहता है कि भाई हम यूएस भी आँख बंद नहीं कर सकता कि आंखें बंद कर लो, चाइना अपनी मनमानी करता रहे। इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके की मतलब कि परेशान करने वाली पॉलिसीज़ को उसने अपना रखा है, हिस्टोरिकल दावे कर रखे हैं साउथ चाइना सी में, तो उनको लेकर के यूएस भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। और इसको ऑथर कहते हैं कि अभी बिल्कुल जो नाटो का समिट हुआ था, तो उस नाटो के विल्नियस समिट का जो कम्युनिक है, जो शासनादेश है, मीन्स जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया सारे देशों ने, उसमें साफ साफ दिखाई देता है। और वो क्या था कि उस डॉक्यूमेंट में वो ये कहते हैं कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइनाज स्टेटेड एम्बिशंस एंड कोअर्सिव पॉलिसीज़, मीन्स दबावकारी नीतियाँ और जो उसकी इच्छाएं हैं वो एक तरीके से हमारे इंटरेस्ट को, सिक्योरिटी को और वैल्यूज़ को चैलेंज करती हैं। उसके बाद आगे बोलते हैं ऑथर कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो गहराती जा रही हैं, और ऐसे में आसियान जो है वो अपने आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक पहल पर जो है जोर देने का काम करता है। और इसने जो है 4 क्षेत्र पहचाने हैं, मीन्स 4 क्षेत्र, 4 पिलर हैं इसके, जिनके बीच में जिनको लेकर के ये सारे देश आपस में काम करेंगे। तो कौन कौन से हैं? मैरी टाइम कोऑपरेशन है, कनेक्टिविटी है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 है, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। तो इन 4 चीज़ों को लेकर के, उन 4 चीज़ों से रिलेटेड है ये आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक। ताकि मतलब कुल मिला के यही है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें इंक्लूसिविटी, डेवलपमेंट को लेकर के हर तरह की इंक्लूसिविटी को शामिल करने का डॉक्यूमेंट समझिए आप इसको। और फिर कहते हैं कि
आसियान जो है, आसियान के जो पार्टनर्स हैं वो बार बार AOIP को लेकर के जो रीअफर्मिंग सपोर्ट मीन्स बार बार अपना जो सपोर्ट दोहराते रहते हैं, वास्तव में ये भी नहीं लगता है, ये चिंता की बात है कि पता नहीं ये इम्प्लीमेंट हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। खैर, आसियान जो है इसने अपनी सेंट्रलिटी को दोबारा फिर से एक बार रिपीट किया, और जबकि इसकी जो ग्रुपिंग है वो वास्तव में आपस में एकता बनाने तक में भी सक्षम नहीं है। कैसे? क्योंकि जो म्यांमार था, तो म्यांमार को इन्होंने क्या कि वहाँ जो पॉलिटिकल कंडीशन आप देख रहे होंगे तो उसको क्या मतलब प्रतिबंध लगा दिए थे उसके ऊपर। इसके बावजूद थाईलैंड जो है उसने साइड लाइंस पे जो है म्यांमार के साथ में मीटिंग कर ली। तो कह रहे हैं कि आपस में कहाँ यूनिटी है, अगर यूनिटी होती तो थाईलैंड जो है वो म्यांमार के साथ मीटिंग थोड़ी ही कर रहा होता। और ये चीज़ जो है इंडोनेशिया के पास चूंकि प्रेसिडेंसी है तो इंडोनेशिया के लिए जो है थोड़ी समस्याजनक रही। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो कम्युनिक है उसमें साफ साफ जो मतलब जितनी बातें की गई हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है अलगाववाद की झलक मिल ही जाती है। और उसके बाद ऑथर कहते हैं कि ये बार बार अफर्मेशन करने से, ये बार बार दोहराने से कि 5 पॉइंट कंसेंसस हमने जो 2021 में अडॉप्ट किया, ये 5 पॉइंट कंसेंसस जो है वो आसियान के अपने बीच की यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कराने से रिलेटेड 5 पॉइंट्स हैं। तो उनको लेकर के ऑथर कहते हैं कि बार बार 5 पॉइंट कंसेंसस को केवल दोहराने से जो है यूनिटी बेहतर नहीं हो जाएगी, जो कि अप्रैल 2021 में लिए गए थे। उसके बाद कहते हैं कि अगर आसियान और भारत के बीच को लेकर को बात करें तो बड़ा स्पष्ट है कि भारत के लिए आसियान कितना महत्वपूर्ण है। ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री UAE और फ्रांस की यात्रा पर गए थे तो भारत के विदेश मंत्री उनके साथ ना जा करके वहाँ आसियान की मीटिंग जो है उसको अटेंड करने के लिए गए हुए थे। साथ ही में कहते हैं कि भारत का भी एक इनिशिएटिव है, इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, ये भी इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर कर ही है। तो भारत का इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव और आसियान का AOIP जो है, ये दोनों आपस में मींस कन्वर्जेंस रखते हैं। तो ऑब्वियसली जो आसियान चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, वही भारत भी चाहता है। साथ ही में आपस में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए भारत और आसियान जो है उन्होंने अपने लिए नए एरियाज़ चुने काम करने के लिए, जैसे साइबर एरिया है, फाइनेंशियल एरिया है, मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन्स हैं। तो इनमें जो है आसियान और भारत दोनों देश मिल करके काम कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हालांकि ये तो है कि आसियान ने जो है ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाई है, कोई जो है नई प्रगति या नई डिक्लेरेशन या कोई नया निर्माण जो है बैठक के स्तर पर नहीं कर पाए हैं, पर फिर भी जो बातचीत के प्रति इसकी दृढ़ता है, परसिस्टेंस विद डायलॉग है, ये परसिस्टेंस विद डायलॉग जो है वो जियो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स की राइजिंग को रोकती है। मीन्स जो टेंशन्स हैं देशों के बीच में, अगर डायलॉग ना हो तो और ज़्यादा बढ़ जाएं। तो कुल मिला के ये है कि बातचीत होने से क्या है कि एक दूसरे के प्रति नाराज़गी जो होती जताने का मौका मिल जाता है। तो उससे कहते हैं कि जियो पॉलिटिकल टेम्परेचर की जो राइजिंग है वो थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। और अगला आसियान समिट जो है वो सितंबर 2023 में जकार्ता में होने वाला है। देखिए सितंबर 2023 में ही G20 की भी फाइनल बैठक है 9-10 सितंबर को, और सितंबर 2023 में ही जो है आसियान की बैठक होगी जकार्ता में। तो ऑथर उम्मीद करते हैं कि फर्दर जो है कुछ अच्छा होगा, जो रीजन है उसको लेकर के जो चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने के मामले में। ठीक है, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो ये आर्टिकल जो है इंडिया श्रीलंका टाइज़ को लेकर के है। तो इसमें ऑथर बताते हैं कि हालांकि जो डॉक्यूमेंट तो साइन किया गया है फर्दर जो है कोऑपरेशन को लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच में, लेकिन ये जो है पूरा मतलब इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है। और क्यों है ये अभी आर्टिकल से आप लोग समझ जाएंगे। तो ऑथर ये कहते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में अभी एक जॉइंट स्टेटमेंट जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर रिलीज़ किया गया, फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर रिलेशंस। तो ये फॉरवर्ड इसका जो इन्होंने टाइटल रखा था, प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन, ये नाम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन, ये नाम रखा है। उसके बाद कहते हैं कि इसके अंदर जो है 5 एरियाज़ में जो है सहयोग करेंगे दोनों देश, मैरीटाइम, एयर, एनर्जी, ट्रेड एंड पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स। उसके बाद कहते हैं कि अगर मैरीटाइम और एयर कनेक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो श्रीलंका में जो है नए पोर्ट्स जो है डेवलप किए जाएंगे, एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, जो फेरी सर्विसेज रुकी हुई हैं, फेरी सर्विसेज मतलब छोटी नाव का आना जाना,
फेरी जो एक तरीके की नाव होती है। तो जो फेरी सर्विसेज स्टॉप हैं उनको जो है रिज्यूम किया जाएगा, दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जो फ्लाइट नेटवर्क्स हैं उनको तमिलनाडु से श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। इसके बाद कहते हैं कि एनर्जी कनेक्टिविटी को लेकर के जो है, जो सोलर और विंड एनर्जी है, मींस रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में दोनों देश जो है आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे। साथ में जो है आपस में उम्मीद है कि उनका व्यापार भी बढ़ेगा। साथ ही साथ में इंडिया जो है वो भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, जो कि पिछले साल पूरी तरीके से ढह गई थी। देखिए श्रीलंका की कंडीशन आपको पता ही होगी, है ना, काफ़ी चर्चा में रही है पूरी दुनिया में। भी सरकार जो है पूरी तरीके से गिर गई थी, लोग राष्ट्रपति भवन वगैरह में तक घुस गए थे जाके अंदर। उसके बाद फाइनली जुलाई 2022 से जो है रानिल विक्रमसिंघे वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। और जो सर्वदलीय सरकार है, ये मीन्स सारे दलों ने मिल करके जो है इन्हें राष्ट्रपति चुन रखा है। तो सर्वदलीय सरकार के मुखिया के तौर पर जो है रानिल विक्रमसिंघे इस समय जो है राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। और भारत और श्रीलंका के संबंधों के 75 साल पूरे भी हो गए हैं। जैसे अभी जब भारतीय प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में बोल भी रहे थे कि श्रीलंका जो है वो भारत की नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन दोनों में ही श्रीलंका का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। और हम दोनों ही देशों ने इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर के विजन डॉक्यूमेंट को साइन किया है। साथ में जो यूपीआई है उसको भी अब श्रीलंका में लॉन्च किया जाएगा। और यूपीआई लॉन्च करने से क्या कि जो फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है, उसमें भी जो है आगे दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ेगा। बाकी श्रीलंका को अभी जो है आईएमएफ ने भी $2.9 बिलियन का बेल आउट पैकेज देने की घोषणा कर रखी है। और भारत में आए थे तो राष्ट्रपति से भी जो है उनकी मुलाकात हुई। तो कुल मिला के दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। ऑथर कहते हैं कि भारत जो है वो सपोर्ट करेगा इन श्रीलंका की इकोनॉमी को, जो कि पिछले साल पूरी तरीके से ढह गई थी। और इसका जो डेब्ट है, मीन्स जो कर्जा देते हैं ना, तो इसको जो है डेब्ट को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चर करने का मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, ऐसे सपोज करिए कि किसी ने आपको जो है पहले 100 रुपये दिया, फिर लेकिन आपको और कर्जे की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर जो है उसने क्या किया कि आगे जो कर्जा दिया, अब एक दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आपसे ये कहें कि ऐसा है भैया पहले 100 रुपये हमारे लौटाओ, तो जब 100 रुपये लौटाओगे उसके बाद अगला कर्जा मांगना। दूसरी बात ये कि हम आपसे ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है 100 रुपये मत लौटाओ, लेकिन हम इसमें कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि वो लोन का अमाउंट ही बढ़ा देंगे। चाहिए जैसे 100 का तुम्हारा अमाउंट 500 का माना जाएगा और 400 रुपये तुम्हें और दे देते हैं। तो मतलब और भी तरीके हो सकते हैं डेब्ट को रिस्ट्रक्चर करने के। तो कुल मिला के ये है कि श्रीलंका की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए भारत जो है डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को अपनाएगा। उसके बाद में दोनों देशों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ। यूपीआई डिजिटल पेमेंट जो है उसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा श्रीलंका में। साथ में जो इंडियन रुपी है उसे डेजिग्नेट किया गया ट्रेड के लिए। और इसके अलावा टूरिज्म और कल्चरल और रिलीजियस ट्रैवल जो है, जैसे बौद्ध धर्म जो है हमारे यहाँ भी है वहाँ भी है, तो बहुत उससे रिलेटेड जो हेरिटेज हैं, जो साइट्स हैं, उनको घूमने के लिए तो लोग जाएंगे ही। तो टूरिज्म, कल्चर और रिलीजियस ट्रैवल को लेकर के आपस में कई कोलैबोरेशन करेंगे दोनों देश। साथ ही साथ में एजुकेशन के लेवल पर भी कई कोलैबोरेशन करेंगे। उसके बाद कहते हैं, अब ऑथर अपनी बात कहना शुरू करते हैं कि आखिर हालांकि विजन स्टेटमेंट जो है इसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है दोनों देशों के बीच में फर्दर आगे फ्यूचर के संबंधों का, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी बहुत साफ साफ दिखाई देती है। और वो साफ साफ कमी क्या है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी जो प्रीवियस कमिटमेंट्स किए थे श्रीलंका ने, उन कमिटमेंट्स का कहीं कोई उल्लेख नहीं दिखाई देता है। जैसे कि वो कहते हैं कि जो 13A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंस हैं श्रीलंका के, उनको पावर देने के लिए, तो उस 13A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में श्रीलंका के किसी डॉक्यूमेंट में कहीं भी, मतलब जो संबंधों के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट पारित मतलब सिग्नेचर हुए या बातचीत हुई जिनको लेकर के, तो उनमें जो है कहीं पर भी ये मुद्दा सामने नहीं आया। दूसरा, जो भारत के मछुआरों को अरेस्ट कर लिया जाता है बार बार, इस मुद्दे को लेकर भी कहीं किसी डॉक्यूमेंट में किसी तरीके की कोई बात नहीं की गई। कुल मिला के कहते हैं कि ये जो है केवल मोदी जी की जो स्पीच थी, जो प्रधानमंत्री की स्पीच थी, उस प्रधानमंत्री की स्पीच तक ही सीमित रह गया कि प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन कराए जाएं, मतलब फेयर एंड फ्री तरीके से, और जो श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी है उसको लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी मिल सके। उसके बाद कहते हैं कि वहाँ की इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि जो SLPP जो इस समय वहाँ पे सरकार
जिसने बना रखी है, सर्वदलीय सरकार है ये। तो एसएलपीपी जो है लगभग सारे जितने भी दल होंगे वो उनको सम्मिलित करके बनी हुई है। तो ये एसएलपीपी जो है जिसने विक्रम सिंघे को राष्ट्रपति बना रखा है, इसके पास में इलेक्टोरल मैंडेट नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से अभी पूरी तरह से जनता का समर्थन नहीं है इस सरकार को इन सब इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि देखिए अभी तो इतनी बड़ी अस्थिरता से गुजरा है, तो कहीं कोई ऐसा इशू डिस्कस न करना बैठे कि जिसकी वजह से दोबारा फिर से अस्थिरता फैल जाए पूरे देश में। तो कहते हैं कि इससे ये स्पष्ट समझ में आता है कि जो वहाँ की सरकार या जो वहाँ का दल है उसके पास में अभी पूरा क्लियर इलेक्टोरल मैंडेट नहीं है, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में इसके पहले कुछ जो तनाव, मतलब ये असल में क्या है कि भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो इश्यूज हैं इनको लेकर के काफ़ी लंबे समय से जो है तनाव चला आ रहा है। तो ऐसे इश्यूज पर बात कर पाएँ इतना इलेक्टोरल मैंडेट जो है वहाँ की सरकार को अभी नहीं है। फिर कुल मिला के कहते हैं कि हालांकि श्रीलंका की बहुत सारी चीज़ों को लेकर के भारत के ऊपर जो है डिपेंडेंसी है, पर डिपेंडेंसी होने के बावजूद जो हिस्टोरिकल कंसर्न्स हैं, जो ऐतिहासिक मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच में, अभी उन पर जो है बातचीत नहीं की जा सकती है। और वो मुद्दा कौन सा है? तमिल इशू है। तो तमिल इशू को अभी बाइलेटरल निगोशिएशंस में शामिल नहीं किया जा सकता है। आगे फिर जो है ये कहते हैं कि लेकिन एक बात ये याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी विज़न आप साइन कर लें, लेकिन अगर उस विज़न में अगर एमिकेबल रिजोल्यूशन ऑफ दीज इश्यूज़, मतलब ये जो इशू हैं 13A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर, तमिल इशू को लेकर या फिर मछुआरों की गिरफ्तारी को लेकर, इन मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है किसी विजन डॉक्यूमेंट में, तो फिर ऐसे डॉक्यूमेंट को इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। तीसरा आर्टिकल जो है ये दिल्ली सरकार जो अध्यादेश लेकर के आई है, तो उस अध्यादेश को लेकर के जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको 5 बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे चेक करने के लिए कि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। तो इसमें जो है कुछ पॉइंट्स हैं, केवल वो आप देख लीजिए। ऑथर हालांकि शुरुआत में ये लिखते हैं कि ये जो है ये कहानी कभी ख़त्म होने वाली कहानी नहीं, हमेशा से चली आ रही है। फिलहाल अभी इसमें जो नई हलचल है उस हलचल के अंदर जो है केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर के आई है, जिससे कि दिल्ली में जो सर्विसेज हैं, मीन जो ऑफिसर्स हैं, उनके ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, तो इसको लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसको जो है स्क्रूटनाइज करेगी। और ऐसे दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच में जो शक्तियों को लेकर झगड़ा चलता रहता है, तो उन शक्तियों को लेकर के जो झगड़े चलते हैं, उस झगड़े में ये तीसरी संवैधानिक पीठ होगी जो किसी मामले पे विचार कर रही है। इसके पहले भी जो है 2 पीठ इस तरीके की विचार कर चुकी हैं 5 सदस्यीय। तो रिस्पेक्टिव जो पावर्स हैं दोनों सेंटर और स्टेट के बीच में बंटवारा है, उसको एक बार फिर से देखने का काम जो है तीसरी ऐसी 5 सदस्यीय बेंच होगी जो कर रही है। उसके बाद कहते हैं वास्तव में ऑर्डिनेंस जो है वो पूरी तरीके से जो पिछली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के डिसीजन को पलटने का काम करता है, उसे नलीफाई करने का काम करता है। ऑर्डिनेंस कैसे करता है? जो सब्जेक्ट ऑफ सर्विसेज है वो स्टेट लिस्ट में इनरोल्ड है एंट्री 41 के तौर पे, और ये जो है फॉल अंडर द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डोमेन्स ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। कुल मिलाकर के दिल्ली सरकार और दिल्ली जो विधानसभा है उसके अंतर्गत आता है। मीन्स दिल्ली विधानसभा उस पर कानून बना सकती है और उससे लागू कराने का काम दिल्ली सरकार का है, सेंटर का नहीं है। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस आया है, और दूसरा एक चीज़ और भी है कि कोर्ट ने जो है बहुत सीधा सा लॉजिक दिया था इस बात के लिए, मतलब ये जो है मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने डिसीजन दिया था कि ये मामला जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट का है, ये केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए केंद्र सरकार को। और रीजनिंग जो दी थी कोर्ट ने बड़ी सिंपल थी कि आर्टिकल 239AA जो है वो जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है इसके मामलों को रेगुलेट करने का काम करता है, और इसमें जो है केवल 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो छोड़े गए हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के परव्यू से बाहर हैं। वो है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। तो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड जो है वो सेंटर के अंडर आते हैं। सेंटर इससे रिलेटेड जो है लेजिस्लेशंस बना सकता है, लेकिन इसके अलावा सर्विसेज वगैरह से रिलेटेड लेजिस्लेशंस नहीं बना सकता है। तो इसी ऑर्डर को नलीफाई करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट ये ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी। अब कुल मिला के जो कोर्ट ने पिछली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने जो डिसीजन दिया है
उस डिसीजन को नलीफाई करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई। ये ऑर्डिनेंस फिर से जो है दिल्ली सरकार कोर्ट में पहुंच गया मामला। अब फिर से उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया है। बाकी अभी इसमें और ऐसा कोई खास डेवलपमेंट नहीं है, तो आपको जो है इसमें सिर्फ इतना ही जानना था और कुछ नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 239 का जो क्लॉज 7 है वो पार्लियामेंट को पावर इस बात की देता है कि फर्दर अगर वो चाहे तो इस आर्टिकल को अमेंड भी कर सकती है। और वैसे भी वो पार्लियामेंट को पावर क्या देता है भाई, संसद तो वैसे भी कानून बना ही सकती है, संविधान संशोधन तो कर ही सकती है। बस ये है कि ऑर्डिनेंस लाना फिर थोड़ा दिक्कत में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है उसको देखते हैं। ये आर्टिकल जो है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के है। तो अभी जो G20 का डिजास्टर मैनेजमेंट से या डिजास्टर रिडक्शन से रिलेटेड वर्किंग ग्रुप है, उस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो फाइनली कंक्लूड हुई और उसमें जो है कुछ फाइनल स्टेप्स लिए गए हैं। तो देखिए, डिजास्टर रिडक्शन के बारे में आप पहले तो डिजास्टर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि डिजास्टर में क्या क्या पहलू शामिल हो सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि डिजास्टर आई तो कुछ स्टेप तो डिजास्टर के पहले हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है आपका ठीक है तो पहले आपको पता चल जाएगा और आप जो है पहले से ही स्टेप उठा पाएंगे, तो उस तरह का नुकसान नहीं होगा। जैसा अभी आपने देखा होगा बिपरजॉय के मामले में गुजरात में कि पहले से ही जो है पता था 6-7 दिन पहले, तो सारे जो मेजरमेंट थे, सारे स्टेप्स जो है वो पहले ही ले लिए गए थे। तो जब सारे स्टेप्स पहले ही ले लिए गए तो बिपरजॉय के टाइम पर एक भी डेथ नहीं हुई, 0 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं ह्यूमन बीइंग की। तो ये एक तरीके से आप कहें तो सफलतापूर्वक जो है डील कर लिया हमने बिपरजॉय के साथ में। तो एक पहलू तो ये है कि डिजास्टर आने के पहले ही हमें ये पता चल जाए कि डिजास्टर आने वाली है और हम जो है मैनेज कर ले जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि डिजास्टर जब आती है तो ह्यूमन बीइंग्स को तो भाई मूवेबल हैं तो हमने उन्हें मूव करा दिया, लेकिन जो प्रॉपर्टी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तो मूव नहीं करा सकते। तो प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर तूफान से लड़ सके, मीन्स किसी तरीके की डिजास्टर कैमिटी जो है उसके साथ में डील कर सके, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंट होना चाहिए। तो दूसरा पहलू जो है वो रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का शामिल होता है। तीसरा पहलू क्या कि जब एक बार भाई डिजास्टर ख़त्म होगी तो डिजास्टर ख़त्म होने के बाद कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही होगा, कितना भी रिजिलियंट हो, मीन्स 100% रिजिलियंट होना ये तो काफ़ी मुश्किल काम है। तो फिर जो लॉस हुआ है तो उस लॉस को जो है कवर किया जाता है। कुल मिला के देखिए 3 बातें हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम से हमें पहले से ही पता चल जाएगा डिजास्टर आने वाली है तो हम प्रिपेयर हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो डिजास्टर के साथ में जो है उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा डिजास्टर के द्वारा। और इस पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को आप कह सकते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये आर्टिकल जो है वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर के है। अब आप इस आर्टिकल को देख लीजिए कि ऑथर जो है बोल रहे हैं कि जो डिजास्टर है दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मरते जा रहे हैं धीरे धीरे। जो क्लाइमेट चेंज के कंसिक्वेंसेज हैं वो सीधे हमारे दरवाजे पे आके खड़े हुए हैं, मीन्स अब बहुत क्लियरली दिखने लगा है। अभी जैसे अब इसी बार आप देख रहे होंगे कि भारत में जिस तरीके की बारिश हो रही है तो बाढ़ आई हुई है। जूनागढ़ की बारिश में तो जो है आप सोचिए कि कहते हैं कि ऐसा पानी वहाँ कभी बरसा ही नहीं। ऐसा पानी बरसा है कि पानी बरसा फिर जो है जाके घरों की दीवारें तोड़ के अंदर एंटर कर गया और गाड़ियाँ और जानवर बिल्कुल खिलौनों की तरह बह रहे थे, ऐसा बोला जा रहा है। तो इतनी भयानक जो है मतलब उसको जल प्रलय तक की संज्ञा दे दी गई कई जगह। तो कहने का मतलब ये है, ऑथर का यही कहना चाहती हैं कि जो कंसिक्वेंसेज हैं क्लाइमेट चेंज के, जो परिणाम है वो अब हमारे दरवाजे पे आकर खड़े हैं। अभी उदाहरण देती हैं उसके कि 3 कॉन्टिनेंट जो हैं उनमें अभी जो हीट वेव आई। उसके बाद बोलती हैं कि जो ग्रीस और कनाडा है, ग्रीस में तो आप देख रहे होंगे जंगल में आग लगी, तो कितनी भयानक आग लगी। वहाँ के 2 आइलैंड हैं, एक तो रोड आइलैंड है और दूसरा एक आइलैंड और भी है, एक सेकेंड, फोरकू आइलैंड है। तो रोड आइलैंड और फोरकू आइलैंड दोनों के जंगलों में जो है आग लगी हुई है और टेम्परेचर वहाँ का जो है 46 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला गया था। तो ग्रीस और कनाडा दोनों में जंगल में लगने वाली आग ने जो है बेहाल कर रखा है। उसके बाद कह रही हैं, तीसरा एग्जाम्पल जो है वो रिवर यमुना का देती हैं कि 45 साल में जितना पानी रिकॉर्ड नहीं किया गया उतना पानी जो है यमुना में एकदम से रिकॉर्ड, मीन्स हाईएस्ट फ्लड लेवल जो है पिछले 45 साल का, उसको भी यमुना ने इस बार क्रॉस कर दिया। फिर उसके बाद कहती हैं कि हालांकि जो नुकसान हुआ है इससे
उसे अभी भी तय करना बाकी है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इतनी बात साफ जाहिर है कि दुनिया को अभी बहुत से कदम लेने हैं नुकसान को कम करने के लिए, चाहे वो वेदर रिलेटेड हो, चाहे अर्थक्वेक्स हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, कोई मतलब बायोलॉजिकल डिजास्टर, मतलब जैसे कोविड-19 आ गया था उस तरीके का। आगे बोलती हैं कि देशों ने डिजास्टर्स के साथ रिस्पॉन्ड करने में, मीन्स डिजास्टर्स के साथ डील करने में तो काफ़ी अरबों रुपए खर्च किया है, लेकिन उसे रोकने या उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो है पैसा ठीक से खर्च नहीं किया है, मीन्स बहुत कम खर्च किया है उसके ऊपर। फिर कहती हैं कि हम लोग जो है इस समय सेंडाई फ्रेमवर्क, ये सेंडाई फ्रेमवर्क जो है ये आपदा प्रबंधन से ही रिलेटेड है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है सेंडाई फ्रेमवर्क। और शेंडाई जो है शायद जापान का शहर, एक बार देख लीजिएगा, लेकिन जापान का ही शहर है। तो शेंडाई फ्रेमवर्क जो है इसके ठीक बीचों बीच में है, 2015 में इसे अडॉप्ट किया गया था, अभी 2023 है, टोटल 15 साल में से लगभग 7 साल क्रॉस हुआ है, तो वही 7.5 साल हुआ होगा, तो ठीक बीचों बीच में है, इनके कहने का मतलब है। तो ये जो है कहती हैं कि ये एक जो है ग्लोबल रोड मैप है जो कि रिड्यूसिंग डिजास्टर रिस्क एंड लॉसेस, जो डिजास्टर से होने वाले रिस्क और लॉसेज हैं उनके लिए ग्लोबल रोड मैप है। उसके बाद बोलती हैं कि हालांकि उन्नति जो है वो हुई है, लेकिन हम अभी तक भी जो है उस स्तर पे नहीं पहुँचे जहां हमें अभी तक होना चाहिए था। और अभी वर्तमान के जो हालात हैं इनसे हमें ये समझ में आता है कि काफ़ी अर्जेंसी के तौर पे, मीन्स आपातकालिक तौर पे जो है ज़रूरत है इस बात की, पीपल सेंटर्ड अप्रोच जो है वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें जो है मनुष्य केंद्र में हो, और 2030 तक जो है हम लोग जो है डिजास्टर लॉसेस को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। भारत की पहलों की अगर बात करें तो अभी जैसे भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो भारत ने G20 में एक नए वर्किंग ग्रुप को जो है यहाँ पे इंड्यूस कराया। ये पहली बार जो है G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप, ये पहली बार जो है अभी भारत में ही एस्टैब्लिश किया गया, और इसको भी जो है ये इसकी स्टार्टिंग हो गई है, याद रखिएगा। G20 के बारे में बोलती हैं कि 85% ग्लोबल GDP का पार्ट है, 2/3 विश्व की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, और इकोनॉमिक डिसीजंस जो इसके होते हैं वो काफ़ी इम्पेक्ट करते हैं दुनिया के हर आयाम को। तो बिल्कुल ऑब्वियसली जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड मामलों में भी अगर कोई इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है G20 के द्वारा, तो ये भी जो है अपने आप में प्रभावित करेगा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के सेक्टर को। और वास्तव में G20 को उसकी ये चीज़ कि वो इकोनॉमिक डिसीजंस लेता है और उनके बड़े इम्पैक्ट होते हैं, ये उसे एक यूनिक पोजीशन में ला कर के खड़ा करती है कि वो डिजास्टर रिस्क इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए एक नया रास्ता तैयार करें। यहाँ ये चीज़ समझिएगा, डिजास्टर रिस्क इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि हमें डिजास्टर के बारे में पहले से ही पता चल जाए और उसके हिसाब से जो है हम डिसीजन मेकिंग करें, जैसा अभी भारत ने जो है बिपरजॉय के मामले में किया। तो ये जो डिसीजन लिए गए हैं इनको कहेंगे डिजास्टर रिस्क इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो दुनिया में भी जो है ऐसा कर पाएँ, G20 जो है इस संदर्भ में निर्णय लेने के लिए एक यूनिक पोजीशन में है, क्योंकि इकोनॉमिक डिसीजंस जो है ले सकता है ऐसे जो पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिनेरियो को इम्पैक्ट करते हैं या चीज़ों के विकास को घटाते बढ़ाते हैं। दिस मीन्स नॉट ओनली कंसीडरिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन डिजास्टर रिस्क, बट ऑल्सो लीवरेजिंग इकोनॉमिक टूल्स टू रिड्यूस एग्जिस्टिंग रिस्क एंड प्रिवेंट न्यू वंस। तो कहती हैं कि इसका मतलब केवल ये नहीं है कि इकोनॉमिक डिसीजन मीन्स इकोनॉमिकली हेल्प करके कोई केवल बात सुलझ जाएगी कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए कोई एलोकेशन कर दें फंड का और बात निपट जाए, केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड, उसके बीच में भी आपसी सामंजस्य को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि जो रिस्क है, जो लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ये तो कम हो ही हो, साथ में जो आगे फ्यूचर में डिजास्टर्स आने वाली हैं उसको जो है उन्हें रोका भी जा सके। तो उसके बाद फिर आगे बोलती हैं कि जो G20 ने अभी चेन्नई में फाइनल मीटिंग हुई है और कम्युनिक जारी किया, तो G20 के चेन्नई कम्युनिक में कुछ प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाइड किया गया है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप के द्वारा। और ये जो भी प्रायोरिटीज़ आइडेंटिफाई की हैं G20 ने, जो प्राथमिकताएं चुनी हैं, वो प्राथमिकताएं सीधा समर्थन करती हैं 2023 की एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन का। और ये पॉलिटिकल डिक्लेरेशन जो है वो UNGA के
मतलब जो यूनाइटेड जनरल असेंबली है, इसने अभी मिड टर्म रिव्यू किया है सेंडाई फ्रेमवर्क का। तो उसकी जो कॉल्स टू एक्शन मींस क्या जो है, अब हमें तेज़ी से कदम लेने होंगे, क्योंकि भाई हम एकदम मिड टर्म रिव्यू किया उन्होंने कि 7.5 साल तो बीत गया, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 7.5 साल और बचा है, तो अब हमें और तेज़ी से जो है एक्शन लेने चाहिए। तो कुल मिला के G20 ने जो प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई की, वो उस कॉल्स टू एक्शन जो UNGA का रेजोल्यूशन है सेंडाई फ्रेमवर्क को लेकर के, उसके मेजरमेंट्स को सपोर्ट करती हैं। खास तौर से इन्हेंसिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं पहले से बताने वाले कि क्या डिजास्टर आने वाली है, तो उनको जो है और बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिजिलियंट किया जाए और साथ में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए फाइनेंसिंग की जाए। उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए बोलती हैं कि देखिए अपने अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स तो लगाना, मतलब आप भाई डिजास्टर तो देखिए किसी भी तरह की कहीं से भी आ सकती है ना, कोई ज़रूरी नहीं, कई बार जो है हो सकता है कि आपने जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स या आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है पहले आइडेंटिफाई करने के लिए किसी डिजास्टर को, कोई ज़रूरी थोड़ी वो सफिशिएंट पड़े। तो कुल मिला के ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि वास्तव में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं ये एक मोस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स बहुत प्रभावशाली तरीका है, तो हमारी ये टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए, क्योंकि ये डेथ्स और इकोनॉमिक लॉसेस को बहुत कम कर देता है। फिर वही बिपरजॉय का उदाहरण देती हैं कि 0 डेथ्स हुए, और साथ में देखिए बिजली के सप्लाई का जो टाइम, जैसे तूफान जब आएगा तो बिजली भी तो काटी जाएगी, तो बिजली कटने का जो टाइम था वो बहुत कम हो गया, मीन्स बहुत कम टाइम के लिए बिजली वहाँ पर गई। तो इस चीज़ को डिनोट करती हैं कि ये अर्ली वार्निंग सिस्टम की वजह से, अगर पहले से ना पता होता तो फिर बराबर बहुत नुकसान होता है, फिर नुकसान होने के बाद दोबारा रीडेवलप की जाती हैं चीज़ें, तो कितने टाइम में रीस्टोर हो पाता। फिर उसके बाद कहती हैं कि तो ऐसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है ऐसे देशों के मीन्स कई देशों के लिए जो है एक तरीके से छलांग जैसी होंगी, और ये छलांग जो है वो किस लिए होगी, ताकि उन्हें अपने देशों से रिलेटेड जो डिजास्टर हैं उनके बारे में पहले से लोकल लेवल पर जानकारी मिल सके, उनकी इस बात की क्षमता का विकास हो जाएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के अगर जो है सबको, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सबके डाटा को एक जगह गैदर कर लिया जाए, आपस में कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करने लगे सारे अर्ली वार्निंग सिस्टम। फिर उसके बाद कहती हैं कि वी आर वर्किंग टू रियलाइज द गोल ऑफ द UN सेक्रेटरी जनरल्स अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव। और अभी जो यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल इनिशिएटिव चलाया था, और इसका टारगेट जो है क्या है कि 2027 के अंत तक जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं इसको यूनिवर्सल कवरेज हो जाए, मींस जो भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं दुनिया में वो आपस में पूरे कोऑर्डिनेशन और डाटा एक्सचेंज करते हुए जो है काम करने में कैपेबल हो जाए पूरा सिस्टम। तो ये जो है अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल इनिशिएटिव है, यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी के द्वारा जो है इन्होंने बोला गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर कहती हैं कि चूँकि रिजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को जब डेवलप करेंगे तो फिर क्या है कि क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क के साथ में जो है सामना कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उदाहरण देती हैं कि जैसे न्यूजीलैंड में वहाँ के एयरपोर्ट में अभी जो है ऑकलैंड एयरपोर्ट है उसको फ्लडिंग का सामना करना पड़ा, पानी भर गया वहाँ पे। दूसरा कहती हैं कि जैसे US में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल प्लांट था, वो एक तूफान से उड़ गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया टॉर्नेडो से। तो यहाँ पे वो डिफाइन करने, मतलब बताने की कोशिश कर रही हैं ऑथर कि इम्पॉर्टेंट कितना है इंफ्रास्ट्रक्चर का रिजिलियंट होना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रिजिलियंट है तो रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरीके से काम आता है। एक तो डिजास्टर के समय जो है नुकसान नहीं होगा, दूसरा ये कि लोगों को भी, अगर वो मान लीजिए रिजिलियंट है तो ज़्यादा दूर लेके भागने की ज़रूरत क्या है, जहाँ है वहीं पे लोग सेफ रह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है बड़े ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट आउटकम्स निकल के आएंगे, और इसीलिए जो है इंडिया ने, कहती हैं, UN के साथ मिलकर के 2019 में कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च किया था, और ये CDRI बोलते हैं इसको। तो ये CDRI को UN के साथ मिलकर के इंडिया ने 2019 में लॉन्च किया था, और ये है किस लिए, ये पॉलिसी डेवलपमेंट करता है और कैपेसिटी सपोर्ट करता है, किस मामले में, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के मामले में। उसके बाद आगे कहती हैं स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़, मीन्स ये जो है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो है इसको बनाया गया था। फिर इसके अलावा सारे देश मिलके जो है एक ग्लोबल मैथडोलॉजी का डेवलपमेंट कर रहे हैं
ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाते हैं वो कितने रिजिलियंट हैं इस बात को टेस्ट किया जा सके। तो वो इस तरह की एक मैथडोलॉजी को भी डेवलप कर रहे हैं। तो इस मैथडोलॉजी का नाम आप देख लीजिए कि वो मतलब क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस रिव्यूज़ एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। तो इस तरीके की मैथडोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो मैथडोलॉजी है वो किस पर बेस होगी, जो प्रिंसिपल्स हैं रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के, मीन्स प्रिंसिपल्स फॉर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पर ये रिजिलियंस रिव्यू एंड स्ट्रेस टेस्टिंग ग्लोबल मैथडोलॉजी बनाई जा रही है। फिर उसके बाद कहती हैं कि अगर कोई इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो गरीबों का होता है। और गरीब ही वो श्रेणी है दुनिया की जिन्हें वापस दोबारा रिकवर होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अंत में कहती हैं कि फाइनेंसिंग को लेकर के जो अप्रोच है देशों की इस समय, ताकि जो रिस्क रिडक्शन है, रिस्क रिडक्शन प्लान्स हैं, उनको लेकर के जो फाइनेंसिंग की अप्रोच है, निश्चित रूप से वो फाइनेंसिंग की अप्रोच जो है वो रिस्क रिडक्शन प्लान्स में काफ़ी चेंज लेकर के आएगी। और साथ में एक जो है सलाह भी देती हैं कि ये जो फाइनेंसिंग का काम है अकेले इतना मतलब इसमें इतनी ज़्यादा फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी इसको मजबूत बनाने के लिए तंत्र को, कि अकेली जो गवर्नमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से डील नहीं कर सकती। तो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के जो है फाइनेंसिंग का मैनेजमेंट किया जाए इसका। और फाइनेंसिंग का मैनेजमेंट इनको लेकर के इसलिए भी किया जाए क्योंकि वो ये कहती हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। जो रिस्क जनरेट हुए हैं डिजास्टर्स को लेकर के, जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो रिस्क जनरेट हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर भी जो है हिस्सेदार है। उसके बाद बोलती हैं कि भारत और इंडोनेशिया ने रिस्क मैट्रिक्स बेस्ड एक जो ये रिस्क मैट्रिक्स है ये एक तरीके की मैथडोलॉजी है, इस पर बेस्ड तरीका अपना रखा है। जो सब नेशनल और लोकल लेवल है उस पर जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करने के लिए, मींस किसको क्या दिया जाएगा, वो ये रिस्क मैट्रिक्स के मेथड से ये तय करते हैं। तो भारत और इंडोनेशिया ने जो ये रिस्क मैट्रिक्स के मेथड को रिसोर्स एलोकेशन के लिए अपना रखा है सब नेशनल लेवल और लोकल लेवल्स के लिए, इसको जो है और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करके इसको और स्केल करने की ज़रूरत है, इसको और बड़े पैमाने पर लाने की ज़रूरत है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि बाकी जो भी फाइनेंसिंग की को लेकर के अप्रोचेस को फॉलो किया जाएगा तो कौन से सेक्टर को क्या एलोकेशन किया जा सकता है, इसमें जो है थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो यही जो है ऑथर कहना चाहती हैं। उसके बाद आगे आप देखिए कि कहती हैं कि इन सारे फील्ड्स पे कंक्लूड करती हैं कि इन सारे फील्ड्स पे काम करते हुए एक इकोसिस्टम बेस्ड स्केलिंग अप अप्रोच को अपनाना चाहिए और साथ में जो नेशनल और लोकल रिस्पांस कैपेसिटीज़ हैं उनको डेवलप करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी जो है ये जिम्मेदारी अगली G20 प्रेसिडेंसी जिनके पास होंगी उनकी रहेगी, क्योंकि देखिए जिसके पास प्रेसिडेंसी होती है तो क्या क्या इशू जो है वो अपनी, जैसे भारत ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का इशू जो है अपनी तरफ से उठा के और अपने यहाँ पहली बार जो है इस ग्रुप की मीटिंग कराई। तो ऐसे ही अब ये स्टार्ट तो हो गया, लेकिन आगे जिनके पास प्रेसिडेंसी रहेगी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस इनिशिएटिव को, इससे रिलेटेड डेवलपमेंट को फर्दर कहाँ तक ले जा सकते हैं। मीन्स मान लीजिए आपने मुद्दा छोड़ दिया, बातचीत ही नहीं की, तो फिर वो जहाँ का तहाँ अटका रह जाएगा। तो इसलिए आगे जो जिनके पास में प्रेसिडेंसी रहने वाली है G20 की, उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड इशू को G20 में आगे उठाते रहें ताकि इसमें जो है यथोचित विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। और फिर लास्ट में बोलती हैं कि अगली एक्चुअली प्रेसिडेंसी जो है वो ब्राज़ील के पास में होगी। तो ब्राज़ील ने जो है एक तरह से आश्वासन दिया है कि वो भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर ये जो इनिशिएटिव लिया है भारत ने, इस इनिशिएटिव पर लगातार जो है आगे काम करता रहेगा अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान। तो इस तरीके से जो है आज के हमारे सारे आर्टिकल समाप्त हुए। आज के लिए बस इतना ही है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।